नमस्कार, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी प्लस में। मैं हूं दीपक यादव। शो की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही खास खबर के साथ। आपने अक्सर देखा होगा, चंद महीनों में पोजीशन, प्रॉपर्टी निवेश पर गारंटीड रिटर्न, वर्ल्ड क्लास एमिनिटी, शहर की सबसे प्राइम लोकेशन पर प्रॉपर्टी, सस्टेनेबल और ग्रीन सर्टिफिकेशन, भारी भरकम डिस्काउंट। ये कुछ दावे हैं जो रियल एस्टेट कंपनियों की तरफ से किए जाते हैं। रोड के किनारे बड़े बड़े होर्डिंग्स, टीवी, अखबार, रेडियो एड्स, तमाम वेबसाइट्स पर इस तरह के विज्ञापन पटे पड़े हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि इन विज्ञापनों में कितना सच है और कितना झूठ। ASCI यानी एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया ने अप्रैल से सितंबर के बीच आई शिकायतों और स्वतः संज्ञान के आधार पर छमाही रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में सबसे अधिक 34% गुमराह करने वाले विज्ञापन रियल एस्टेट सेक्टर के थे। ये रिपोर्ट देखिए और आप खुद देखिए कि किस तरह से रियल एस्टेट सेक्टर फर्जी विज्ञापन, भ्रामक विज्ञापन पेश करता है। देश में इस समय रियल्टी सेक्टर का सबसे अच्छा समय चल रहा है। घरों की जमकर बिक्री हो रही है। बिल्डर एक के बाद एक नए लॉन्च कर रहे हैं। टीवी, रेडियो, वेब, प्रिंट समेत प्रचार के तमाम माध्यम रियल एस्टेट के विज्ञापनों से पटे पड़े हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इनमें से ज्यादातर विज्ञापन नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए अनाप शनाप दावे कर रहे हैं। महारेरा अधिनियम के तहत नियामक आवश्यकताओं के संभावित उल्लंघन के लिए 2115 विज्ञापनों में से 1027 विज्ञापनों को शॉर्टलिस्ट किया गया था। रजिस्ट्रेशन नंबर, QR कोड और अन्य आवश्यक जानकारी सहित कई अनिवार्य डिस्क्लोजर मानकों के अनुपालन के लिए इनकी समीक्षा की गई। शॉर्टलिस्ट किए गए 99% विज्ञापन महारेरा अधिनियम का उल्लंघन करते पाए गए। इनमें 59% मामलों में या तो तुरंत अनुपालन हुआ या विज्ञापन वापस ले लिया गया। जिन्होंने उल्लंघन जारी रखा, ऐसे विज्ञापन देने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए महारेरा ने 628 रियल एस्टेट डेवलपर्स पर 88,90,000 रुपए का जुर्माना लगाया। भले ही रियल एस्टेट सेक्टर गुमराह करने वाले विज्ञापन देने के मामले में अव्वल हो, लेकिन दूसरे अन्य क्षेत्रों में भी भ्रामक विज्ञापन के मामले कम नहीं हैं। ASCI के आंकड़ों के मुताबिक 29% के साथ इलीगल बेटिंग दूसरे नंबर पर है। इलीगल बेटिंग को लेकर 890 शिकायतें दर्ज हुई। हेल्थ केयर में 8% यानी 156 मामले ड्रग्स और मैजिक रेमेडीज एक्ट के उल्लंघन के आरोप में दर्ज किए गए हैं। पर्सनल केयर में 7%, फूड एंड बेवरेजेस में 6%, होम केयर और एजुकेशन में 3% के साथ ही फैशन और लाइफस्टाइल में सबसे कम 1% विज्ञापन उल्लंघन को लेकर मामले दर्ज हुए हैं। अब आपको बताते हैं कि ये शिकायतें आई कैसे। ASCI को मिली सभी शिकायतें कई तरह के स्रोतों से आई हैं। इनमें सबसे अधिक करीब 70% शिकायतों पर ASCI ने स्वतः संज्ञान लिया है। 26.9% शिकायतें आम लोगों द्वारा दर्ज कराई गई हैं। 1.9% शिकायतें अंतर उद्योगों द्वारा दाखिल की गई हैं। सरकार द्वारा 0.5% और 0.7% शिकायतें ग्राहक संस्थाओं द्वारा दर्ज कराई गई हैं। दरअसल देश के सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया यानी ASCI ने वित्त वर्ष 2024-25 की पहली छमाही के विज्ञापनों में मिली शिकायतों के आधार पर एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक इस साल अप्रैल से सितंबर के दौरान विज्ञापनों पर मिली 4016 शिकायतों में 3031 शिकायतों की जांच की गई। इनमें 98% शिकायतों में संशोधन की जरूरत थी। 53% शिकायतों पर कोई आपत्ति नहीं की गई, उन्हें तुरंत या तो वापस ले लिया गया या संशोधित कर दिया गया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ASCI ने भ्रामक विज्ञापनों पर रिपोर्ट जारी तो कर दी, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि 628 रियल एस्टेट डेवलपर्स पर 88,90,000 रुपए का जुर्माना लगाया है, यानी प्रत्येक डेवलपर पर करीब 14,156 रुपए। लेकिन इस बात का कोई आंकड़ा नहीं है कि इन विज्ञापनों के जरिए कितने लोग गुमराह हुए हैं, उन्होंने कितनी रकम फंसाई, जिनकी रकम फंसी उनको राहत कैसे मिले, गुमराह विज्ञापनों के जरिए ग्राहकों को फंसाने का सिलसिला कब रुकेगा। ये कई सवाल हैं जिनके जवाब किसी के पास नहीं है।
और अब रुक करते हैं अगली खबर का। अगर पॉलिसी सपोर्ट हो, इच्छा शक्ति हो, तो देश में बंद पड़े 5 लाख से अधिक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट पूरे करने का रास्ता निकल सकता है। नोएडा में कोड डेवलपर स्कीम की वजह से एक अटका हुआ प्रोजेक्ट पूरा करने का रास्ता खुला है। मैंने प्रोजेक्ट को देखा, समझा और मैनेजमेंट के साथ चर्चा की है। आप भी देखिए ये खास रिपोर्ट। और रेजिडेंट्स उनको पूरा सपोर्ट कर रहा है। हमने अपना कंसेंट दे चुके हैं कि भाई आप काम कीजिए, बिंदास काम कीजिए। प्रॉपर्टी के में जो निगेटिविटी थी वो एक पॉजिटिव हो चुकी है। जो भी इन्होंने कमिट किया है स्पेशली फ्रॉम फेज 1 डेवलपर बहुत जल्दी पूरा होगा। वी आर होपिंग कि अब चीज़ें शुरू हों जल्द से जल्द और जो एक प्रॉपर कंप्लीट सोसाइटी का लुक है वो मिलना चाहिए। मैं नोएडा के सेक्टर 168 में हूं और ये अरिस्टा नाम का प्रोजेक्ट है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये बहुत सारे टावर हैं। करीब 10 एकड़ का प्रोजेक्ट है, 10 टावर हैं जिसमें से 6 बन चुके हैं। ये जो आप तैयार टावर देख रहे हैं ये बन चुके हैं और इन्हीं के बीच में एक टावर है जो आप देख सकते हैं कि अधूरा पड़ा हुआ है और इसी के साथ 4 और टावर हैं जो बनने बाकी हैं। अब इसकी कहानी मैं आपको बताता हूँ। ये प्रोजेक्ट करीब 2012 के बाद शुरू हुआ। शुरू होने के बाद ये 2022 तक कंप्लीट हुआ। लोगों ने घर भी ले लिया, लेकिन रजिस्ट्री किसी की नहीं हुई क्योंकि ये प्रोजेक्ट विवाद में पड़ गया। 4 टावर अटक गए। अब जिन लोगों ने घर लिया वो फंस गए बीच में। जो कॉमन एमिनिटीज़ है वो पूरी नहीं हो पाई, क्लब पूरा नहीं हो पाया, लोगों की रजिस्ट्रीज़ नहीं हुई। तो आप देख रहे हैं ये टावर में लोग रह जरूर रहे हैं, लेकिन एक तरह से ये बिना रजिस्ट्री के रह रहे हैं क्योंकि नोएडा अथॉरिटी का काफ़ी कुछ पैसा बाकी था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि निम्बस प्रोजेक्ट्स इस प्रोजेक्ट में एंटर हुआ। एंटर होने के बाद एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनी और इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने का काम शुरू हुआ। निम्बस को को डेवलपर के तौर पर नियुक्त किया गया। अब ये प्रोजेक्ट कैसे पूरा होगा, क्या कुछ डेवलपमेंट किस तरह से होगा, कब तक इसको पूरा करने की योजना रखी जा रही है, ओवरऑल चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ निम्बस के चीफ बिजनेस ऑफिसर हैं साहिल जी। साहिल जी, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पे। थैंक यू जी। एक नेगेटिविटी इस प्रोजेक्ट में देखने को मिली हमें। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आधा प्रोजेक्ट अधूरा पड़ा हुआ है, नीचे काफ़ी कुछ बुरी तरह से है, ये क्लब अधूरा है। अब सोचिए उन लोगों को जो लोग यहाँ रह रहे हैं, उनके लिए कितनी बड़ी मुसीबत है कि उन्होंने करोड़ों रुपए दे के घर खरीदा, उनकी रजिस्ट्री भी नहीं हुई और वो उस प्रोजेक्ट को यूज़ भी नहीं कर पा रहे ढंग से जैसे यूज़ करने का उन्होंने सोचा था। और आधा अधूरा प्रोजेक्ट है तो वो तो नेगेटिविटी है ही। आप इसमें इंटर हो चुके हैं, क्या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आपकी बनी है? जो अटके हुए टावर्स हैं उनको कैसे पूरा करेंगे, क्या पूरी ओवरऑल प्लानिंग है? मैं पहले बताना चाहूँगा निम्बस रियल्टी ने अराउंड 7-7.5 हज़ार से ज़्यादा घर लोगों को हैंडओवर करे हैं। हमने अराउंड 10.5 मिलियन स्क्वायर फुट हम डिलीवर कर चुके हैं, जिसमें से कोई भी हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं सब में रजिस्ट्रीज़ हमारी ओपन है। क्योंकि जो भी घर खरीदता है एक सपना लेके आता है कि घर मेरे नाम हो। आदमी एक सपना लेके सोचता है कि मैं मेरी पूरी फैमिली वहाँ जाके रहे, क्योंकि एक तरह से इमोशनल इन्वेस्टमेंट होती है घर लेना। तो निम्बस का शुरू से बिलीफ रहा है जिसको भी घर हमने बेचना है वो उसको हमारी कमिटमेंट है कि उसको ऑन टाइम डिलीवरी करें, उसके घर उसके नाम ट्रांसफ़र हो, उसका लीगल उस पर राइट है उसका घर का। निम्बस का हमेशा यही सोच रहा है। तो इसी सोच के साथ जब ये कोड डेवलपर पॉलिसी 2018 में आई और ये प्रोजेक्ट कोड डेवलपर पॉलिसी में आया और सनवल रेसिडेंसी अप्रोच्ड निम्बस ग्रुप रिगार्डिंग दिस प्रोजेक्ट, तो हमने देखा कि हमारे विजन के साथ अलाइन भी करता है। हमने इसकी फाइनेंशियल वायबिलिटी भी देखी और इसमें देखा कि एक अच्छी फाइनेंशियल वायबिलिटी भी बनती है जिस हिसाब से आजकल लग्जरी मार्केट इवॉल्व हो रही है। और तो हमने हमने डिसीजन लिया, लेट्स गो अहेड विद दिस प्रोजेक्ट। जैसे आपने बताया इसमें 10 एकड़ प्रोजेक्ट में 10 टावर बने हुए हैं। 4 टावर इसके अंदर जो कंस्ट्रक्ट है वो निम्बस ग्रुप बनाएगा। इसमें जो क्लब है, क्लब का पूरा कंप्लीशन निम्बस ग्रुप करेगा और जो बाकी कॉमन फैसिलिटीज़ होती हैं जो लोगों के लिए नेसेसिटी रूप पे दी जाती हैं वो इसमें निम्बस ग्रुप कमिट है कि वो पूरा कंप्लीट करेगा। और हम इसको 3 साल के अंदर, 3-3.5 साल के अंदर इस प्रोजेक्ट को हम कम्प्लीटली हैंडओवर कर देंगे जितने भी रेसिडेंट्स उसके अंदर लेंगे। एंड हमारे रिसेंटली हमारे एज अ कोड डेवलपर हमें नियुक्त भी करा जा चुका है फ्रॉम नोएडा अथॉरिटी। एक सवाल अहम ये होगा कि इस पूरे प्रोजेक्ट में क्या लाइबिलिटीज़ थी जिस वजह से ये अटका,
वो लाइबिलिटीज़ किस तरह से दूर होंगी, जो बकाया है नोएडा अथॉरिटी का वो कैसे दिया जाएगा, और ओवरऑल आपने कितनी लागत इसमें लगानी है, क्या एक्सपेक्टेशन है वो बताइए। जैसे मैं अभी बता रहा था कि हमें एज ए कोड डेवलपर हम रजिस्टर हो चुके हैं, हमारा MOU सनवर्ल्ड के साथ बन चुका है, और इसके अंदर निम्बस ग्रुप अराउंड 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इसके अंदर टोटल प्रोजेक्ट में करेगा, जिसमें से हम अपनी कैपिटल कंट्रीब्यूशन 200 करोड़ के निम्बस ग्रुप ने हमने इसमें अनाउंसमेंट करी है। और जो अथॉरिटी का पेमेंट है, हमने ऑलरेडी 40 करोड़ का हमने इसके अंदर अथॉरिटी को पेमेंट देके अकाउंट को हमने रेगुलाइज करा दिया। तो जो बैलेंस पेमेंट होगी वो धीरे धीरे कैश फ्लो के सहित वो अथॉरिटी को जाती रहेगी, जिसके लिए निम्बस ग्रुप पूरी कमिट है। और इसके अंदर हमने वन टाइम बैंक सेटलमेंट करा, इसमें 2 बैंक्स का आउटस्टैंडिंग खड़ा था, वो हमने अराउंड 40 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हमने बैंक का सेटल कर दिया पूरा। तो उससे क्या हुआ, बैंक आउट हो गए। तो अब हम इसमें तीसरा इसमें कस्टमर की लायबिलिटी, फेज़ 2 में कुछ कस्टमर्स की लायबिलिटीज़ थी अराउंड 20 करोड़ की, वो हम सेट ऑफ कर दिया है, और हम धीरे धीरे बिफोर रेरा कम्प्लीटली सेट ऑफ कर देंगे। निम्बस ग्रुप का शुरू से रहा है कि हमेशा एक बेस्ट प्रोडक्ट बनाना, जिसकी हम फुल तैयारी में लगे हुए हैं। वेरी सुन वी आर गोइंग टू अप्लाई फॉर द रेरा ऑल्सो। एक बड़ा सवाल ये होगा कि अगर ये प्रोजेक्ट 10 साल से अटका हुआ है, 4 टावर जो अटके हुए मैं देख रहा था, उनकी फाउंडेशन का काम हुआ है, राफ्ट है, पाइलिंग हुई है, तो वो जो स्ट्रक्चर था अब के मुकाबले तो वो ठीक नहीं होगा। तो क्या उस स्ट्रक्चर पे ही बिल्डिंग बनेगी या फाउंडेशन दोबारा से, क्योंकि किसी भी इमारत के लिए उसका स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा चिंटल करके एक प्रोजेक्ट था गुड़गांव में, जो पूरा प्रोजेक्ट कोलैप्स हो गया। एक आपके NBCC का एक प्रोजेक्ट है जो जिसकी घटिया क्वालिटी की वजह से लोगों को वहाँ से निकालना पड़ा। तो NCR में प्रोजेक्ट को लेकर, क्वालिटी को लेकर बहुत इश्यूज़ होते रहे। तो ये जो फाउंडेशन है, इसकी निर्माण नए सिरे से होगा या उसी को आप यूज़ करेंगे, कैसे करेंगे? इसका जो निर्माण होगा पूरा नए तरीके से होगा, एज़ पर द न्यू जो स्टैंडर्ड्स होते हैं कंस्ट्रक्शन के, उसी हिसाब से हम इसको बनाएंगे। निम्बस हमेशा बेस्ट टू बेस्ट मटेरियल यूज़ करा है, टाटा स्टील हो चाहे JSW हो, वंडर सीमेंट हो, हमने हमेशा बेस्ट मटेरियल यूज़ करते हैं। तो स्ट्रक्चर के लिए हमारा मोस्ट प्रायोरिटी रहेगा कि हमें नए तरीके से बनाएंगे, सेफ स्ट्रक्चर बनना चाहिए, लोगों की सेफ्टी पहले हमारे लिए। तो वो निम्बस उसके लिए पूरी कमिटेड है। कब तक इसको डिलीवर करेंगे? इसको हम डिलीवर इन द नेक्स्ट 3 to 3.5 ईयर्स हम इसको डिलीवर कर देंगे, ये हमारा कमिटमेंट है पूरा। थैंक यू सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी, थैंक यू सर। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि क्रेडाई के 25 साल पूरे होने के बाद टॉप मैनेजमेंट ने क्या कुछ कहा है। मैंने उनसे पूरी बातचीत की है। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। और अब रुक करते हैं अगली खबर का। रियल एस्टेट डेवलपर संगठन क्रेडाई 25 साल पूरे कर चुका है। इस मौके पर देश में सस्टेनेबल रियल एस्टेट, दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण, रियल्टी सेक्टर की चुनौतियों समेत कई मुद्दों पर मैंने बात की क्रेडाई की टॉप लीडरशिप के साथ। आप भी सुनिए पूरी बातचीत। हमारे साथ क्रेडाई के प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं, रेड्डी सर हैं। बात करेंगे। सबसे पहले प्रेसिडेंट, आपसे ही समझना चाहेंगे कि ये 25 साल कैसे रहे, क्या चुनौतियां देखी हैं आपने और आगे के विज़न क्या है? देखिए, पहले तो हम जब साथ में जुड़े थे, क्रेडाई जो नेशनल बॉडी बनी थी, ऑल इंडिया में बहुत सारी छोटी छोटी बॉडीज़ थी। ये सबको साथ में लाने का एक ही रीज़न था कि हमारे पास एक कॉमन वॉइस आ सके, जिससे हम गुड प्रैक्टिसेस जो हैं वो अराउंड द कंट्री की गुड प्रैक्टिसेस एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें, और गवर्नमेंट की तरफ एक यूनिफाइड डिमांड रखने की एबिलिटी रखें। तो ये हमारी 25 साल की जो जर्नी रही, उसमें स्टार्टिंग में बहुत कम मेंबर थे, आज 14,000 के आसपास हम मेंबर्स हो गए हैं। 21 स्टेट्स में हम प्रेजेंट हैं, करीबन 300 छोटे एग्लोमरेशंस में प्रेजेंट हैं। तो इससे क्या होता है, हमारी जो एक रीच होती है, हमारे बेस की जो एक रीच होती है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और गवर्नमेंट तक सही डेटा हम हर बार दे पाते हैं। तो ये 25 साल की जर्नी तो बिल्डअप में हुई है। अब जैसे शेखर भाई उसे बेहतर कहेंगे कि ये फर्स्ट 25 इयर्स जो थे वो ग्रोइंग पेन्स के थे। अब 25 इयर्स अचीवमेंट्स के आएंगे, जिसमें मेरा मानना है इट इज़ परफेक्टली टाइम्ड विथ हमारी जो एक विकसित भारत, हमारे प्रधानमंत्री की एक मांग है, जो विकसित भारत 2047 की जो मांग है। इन द नेक्स्ट 23 इयर्स आप जिस तरह का चेंज देखने वाले हैं हमारे देश में, और उसमें रियल एस्टेट की जो एक स्ट्रेंथ रहेगी वो सबसे ज़्यादा रहेगी। हम
जब ये क्रेडाई हमने बनाई तभी हमारी जो जीडीपी पे इम्पैक्ट थी वो करीबन 1% थी। आज ऑलरेडी 8% है और हमारा मानना है कि दिस बी 15% बाय 2047। चेयरमैन सर, आपसे मेरा सवाल ये होगा कि जब हम रियल एस्टेट की बात करते हैं तो दो बड़े मार्केट होते हैं, एमएमआर और एनसीआर। एनसीआर हमेशा से काफ़ी अच्छे से ग्रो करता रहा, लेकिन थोड़ा सा नेगेटिविटी में फंसा रहा। इस बीच हम जो देख रहे हैं पिछले 8-10 सालों से एक्यूआई लेवल एनवायरनमेंट को के लिहाज से थोड़ा सा एनसीआर में दिक्कतें दिख रही हैं। रियल एस्टेट इसके लिए कितना बड़ा जिम्मेदार है और रियल एस्टेट इसको दूर करने के लिए क्या कर रहा है? जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है काफ़ी सुधार हुआ है। और अब जो बिल्डिंग है जिस तरह से जैसे बिल्डिंगों की जो टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, लोग स्टील स्ट्रक्चर के ऊपर काफ़ी जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ेगी साइडों के ऊपर अब ड्राई काम कम होने लगा है, क्योंकि वर्कमैनशिप और जो है हमें अच्छी क्वालिटी की वो देनी है, तो वहाँ पे तो काफ़ी कंट्रोल हुआ है। मेरी गवर्नमेंट से भी अर्ज होगी जो सड़कों की जो डिज़ाइनिंग है उसको चेंज करने की ज़रूरत है, उसको हमें पेव करना होगा। बिल्कुल सर, इसमें हम देखते हैं कि सबसे बड़ा नुकसान भी रियल एस्टेट सेक्टर ही झेलता है। आप लोग के काम बंद हो जाते हैं, ग्रैब 4 लागू है, कंस्ट्रक्शन नहीं हो पा रहा है बहुत तेज़ी से, तो इसका इम्पैक्ट प्रोजेक्ट पर कितना पड़ता है, प्रोजेक्ट कॉस्ट पर कितना पड़ता है, डिले होते हैं प्रोजेक्ट? देखिए, ये नेशनल लॉस है। जिस तरह से जो है एनजीटी ने या जो एनवायरनमेंट बॉडी ने लीनियर प्रोजेक्ट्स को, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स को अलाउ किया, हमारा ये शुरू से डिमांड रही है आप जो भी नॉर्म्स कह रहे हैं साइट के ऊपर वो हम पूरे कर रहे हैं। तो जो जो लोग उस नॉर्म्स को पूरा करें, इवन पीटीजी कैमरास जो हैं वो लाइव फीड के लिए वहाँ पर है, तो एटलीस्ट उनको चलाना चाहिए, क्योंकि इससे ना केवल कॉस्ट बढ़ रही है, रेरा के अंदर टाइम आपका प्रोजेक्ट है 5 साल के अंदर आपको कंप्लीट करना है या जो भी आपने टाइम दिया हुआ है उससे, और जैसे बताया कि भाई एम्प्लॉयमेंट का एक बहुत बड़ा नुकसान होता है। अब धीरे धीरे लेबर जो है वो इस इलाके में काम करना ही नहीं आता, मुझे पता है कभी भी बंद हो जाता है, कभी भी चल जाता है, बार बार उनको जो है यहाँ से जो है शिफ्ट होना पड़ता है। उससे भी एक कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है वो काफ़ी इंक्रीज़ कर रही है और इट्स ए नेशनल लॉस। इवन गवर्नमेंट का भी लॉस है और हमसे जुड़ी हुई कम से कम 200 से 250 इंडस्ट्रीज़ हैं, उनका भी लॉस है। तो इट्स ए ओवरऑल लॉस। आप हमें कोई भी रिलैक्सेशन एनवायरनमेंट उसके लिए नहीं चाहिए, या कोई भी रिलैक्सेशन नहीं चाहिए कि आपको ये काम नहीं करना। हम कह रहे हैं हम वो सारे पूरे करते हैं तो एटलीस्ट कंस्ट्रक्शन जो है वो चालू रहनी चाहिए। शेखर भाई, आपसे मेरा सवाल ये होगा कि 25 साल क्रेडाई के जो हम देख रहे हैं उसमें गवर्नमेंट ने भी बहुत कुछ सीखा, आप भी गवर्नमेंट के साथ काफ़ी चीज़ें एक साथ लेकर चले, तमाम चुनौतियाँ आई, रियल एस्टेट में उतार चढ़ाव देखा, रेरा भी आया, बहुत सारी चीज़ें हुई। अब रियल एस्टेट, गवर्नमेंट और पॉलिसीज़ इक्वल आ चुकी हैं या अभी भी चुनौतियाँ हैं? 25 साल में काफ़ी को सीखा है और अगले 25 साल है जो इंडिया के भी गोल्डन एरा है और रियल एस्टेट का भी गोल्डन एरा है। तो 25 साल के बाद, जैसे अपने वेदों में बोलते हैं ना, 25 साल के बाद ये युवा अवस्था आ गई और 25 साल अचीवमेंट का पीरियड होता है। तो अगले 25 साल में हमको डट के काम करना है, फोकस रहना है, अच्छा काम करना है, अच्छे घर प्रोवाइड करने हैं, अच्छे ऑफिस प्रोवाइड करने हैं और गवर्नमेंट के साथ जहाँ जहाँ भी पॉलिसी इश्यूज आएंगे साथ में बैठ के उसका सॉल्यूशन करना है। बिल्कुल, यानी आप कह रहे हैं अगले 25 साल रियल एस्टेट की युवा अवस्था आ गई है और तेज़ी से जवान होता हुआ दिख रहा है रियल एस्टेट। रेड्डी सर, आपसे मेरा सवाल ये होगा कि हमने देखा कि इन 25 सालों में रियल एस्टेट में बहुत कुछ किया, लेकिन जब पॉलिसी लेवल पर बात आती है, हम पिछले कई सालों से देख रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो पूरी नहीं हो पा रही हैं। आपने सर बात की अफोर्डेबल हाउसिंग की परिभाषा की चेंज करने की, जीएसटी को लेकर बातचीत हो रही है, एनवायरनमेंट को लेकर बातचीत हो रही है, प्रयास आपकी ओर से भी हो रहे हैं, गवर्नमेंट की भी ओर से, लेकिन कहीं बात बनती हुई दिख नहीं रही है। दिक्कत कहाँ पर आ रही है? नहीं, पॉलिसीज़ में लॉट ऑफ रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है अपना क्रेडाई तरफ से, अपना प्रेसिडेंट, चेयरमैन, अभी प्रेसिडेंट भी बहुत बार मिले हैं। सो इट्स इन मेकिंग, एवरी टाइम वी आर गेटिंग सम अश्योरेंसेस, अभी होने का है। सो अभी ये पॉलिसीज़ रिलैक्स हो गए तो रियली फैंटास्टिक हो जाएगा रियल एस्टेट। जो भी अब अफोर्डेबल हाउसिंग का डेफिनेशन चाहिए, जीएसटी में जो भी सुविधा होना चाहिए वो अगर हो गए तो रियल एस्टेट बहुत बहुत मतलब इतना डेवलप हो जाएगा। अभी अपना अदर फ्रेंड्स ने बताया है, अभी प्रेसिडेंट, चेयरमैन एंड प्रेसिडेंट ने बताया। सो रियल एस्टेट के ऊपर कितना इंडस्ट्रीज है, पूरा ग्रोथ में 40% ऑफ द टैक्स इज़ गोइंग टू, एक पैसा हम कमाए तो 40 मीन उसमें 40% उसी में जा रहा है। सो गवर्नमेंट हैज़ टू फोकस मोर ऑन द रियल एस्टेट। अभी जो भी सुविधा दिए तो थोड़ा ईज ऑफ डूइंग में दिए तो डेफिनेटली इट्स गोइंग टू ग्रो बिग। सो लॉट ऑफ रिप्रेजेंटेशन बीइंग गिवन, आई थिंक इट्स इन मेकिंग। रिसेंटली आल्सो प्रेसिडेंट elect met the honorable minister and other people. So I think we are expecting a good result in that. बमन सर, एक लास्ट सवाल, 2 महीने बाद बजट है, एक्सपेक्टेशन क्या है क्रेडाई की, क्योंकि ये 25वां फाउंडेशन है, बहुत सारे डेवलपर्स इकट्ठा हुए हैं, जाहिर तौर पर एक उम्मीद जगती है कि 2 महीने बाद हम क्या क्या रियल एस्टेट से मांगेंगे और क्या क्या मिलने की उम्मीद है?
एक, आप हमारे लिए कुछ करिए ना करिए, लोगों के हाथ में और पैसा दीजिए, उन्हें एक्सपेंस करने की एबिलिटी दीजिए। दूसरा, होम लोन्स जितने लोग लेते हैं उस पे 100% जो भी वो टैक्स भरते हैं उसे आप इंटरेस्ट भरते हैं उसे आप टैक्स में माफ़ कीजिए, बिकॉज दिस विल अलाउ पीपल टू बाय बिगर होम्स विच विल अलाउ द होम्स टू गेट मोर मटीरियल एक्सेट्रा, मोर डेवलपमेंट टू टेक प्लेस, जिसकी वजह से आपके टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, आप 18% ये चार्ज करते हैं GST प्लस 5% चार्ज करते हैं या 1% चार्ज करते हैं, डिपेंड वेदर इट इज़ अफोर्डेबल और नॉट। आपके ये सारे टैक्सेस इतने सारे बढ़ जाएंगे कि आपकी डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन अगर कम भी हो गई तो ये सारे टैक्स ज़्यादा बढ़ जाएंगे। सो इफ़ यू अलाउ पीपल टू एक्सपेंड मोर मनी, द इकोनॉमी विल एक्सपैंड, और ये इकोनॉमी के एक्सपेंशन से ही हमारी देश की ज़्यादा बढ़ोतरी होगी। मेन थिंग है 5 चीज़ अफोर्डेबल हाउसिंग में गवर्नमेंट कर सकती है। जैसे बोमन जी ने बोला है कि हाउसिंग लोन की क्रेडिट गारंटी स्कीम ला सकते हैं, या तो फिर ये GST अफोर्डेबल हाउसिंग का जो डेफिनेशन है वो चेंज कर सकते हैं। तीसरा, ये इंटरेस्ट डिडक्शन है जो 100% इंटरेस्ट डिडक्शन देना चाहिए, वो कर सकते हैं। अफोर्डेबल हाउसिंग में सप्लाई बढ़ाने के लिए, डेवलपर को मोटिवेट करने के लिए आज जो नई इंडस्ट्री के लिए उन्होंने लाए हैं 115 BAB बोलते हैं, जिसमें 15% इनकम टैक्स लगता है। तो अफोर्डेबल हाउसिंग का कोई नया प्रोजेक्ट करते हैं तो उसमें 15% का इनकम टैक्स लगना चाहिए, एक ऐसा हमने रिप्रेजेंटेशन किया है। और जो पांचवा है कि जो GST है, जो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का आपको पता है, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट पे जब GST आया तब 12% GST लगता था अफोर्डेबल हाउसिंग में, वो 12% को कहीं जाके 2-3 सालों के बाद निकाल के उसको 18% कर दिया। तो हमने बोला कि एटलीस्ट अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए वर्क कॉन्ट्रैक्ट को आप 12% करो, तो जो 6% का कॉस्ट है वो कॉस्ट अगर बचेगा GST का तो वो कस्टमर को ही पास ऑन होगा। तो ये 4-5 जो डिमांड है वो सिर्फ अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए है। और अगर ये गवर्नमेंट ने इसको हम पंचामृत बोलते हैं, अगर ये पंचामृत भारत की जनता को बांट दिया तो भारत की जनता काफ़ी खुश हो जाएगी। यहां वक्त है एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए जी बिजनेस पर।